अध्याय 325 पूर्वज की ओर प्रत्यावर्तन। दसों हजारों प्राचीन जातियां उस प्राचीन युग की हैं जो हमसे समय में बहुत दूर है। मैं ये देखने की उम्मीद कर रहा हूं कि जब ये रक्तवंशावली जागृत होकर अपने पूर्वज की ओर प्रत्यावर्तन करेगी तो ये कितनी शक्ति तक पहुंचेगी। बैंगनी वस्त्र वाले धुंधले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक की साधना बढ़ने के साथ रक्तवंशावली की विरासत जागृत होगी और उसमें दुर्लभ परिवर्तन भी हो सकते हैं। पूर्वज की ओर प्रत्यावर्तन का अर्थ है उस व्यक्ति के पूर्वजों की रक्तवंशावली शक्ति तक पहुंचना। उदाहरण के लिए, यदि पूर्वज शून्य देव क्षेत्र का कोई राजा था तो पूर्वज की ओर प्रत्यावर्तन के साथ अगली पीढ़ी में समान या मिलती जुलती रक्तवंशावली शक्तियां होंगी। एकमात्र बात यह थी कि असंख्य पीढ़ियों के बाद रक्तवंशावलियां अत्यंत क्षीण हो गई थीं। तनुश्री, शॉ, माधुरी, बिट्टू और यहाँ तक कि बाढ़ झील शहर के स्वामी के पास भी क्षीण रक्तवंशावलियां थीं जो उनके पूर्वजों की शक्ति का 100वां या 1000वां हिस्सा भी नहीं थीं। यदि पूर्वज बहुत पहले का पता लगाया जाए तो ये 10,000वां हिस्सा भी हो सकता है। इससे कोई देख सकता है कि यदि रक्तवंशावली को उसके आधे या यहाँ तक कि 5वें हिस्से तक भी प्रत्यावर्तित किया जाए तो वह कितनी भयानक शक्ति होगी। वर्तमान में तनुश्री शॉ की रक्तवंशावली विरासत का पहले निरीक्षण करना होगा। इसकी विशेषता यह है कि स्वर्ग पृथ्वी प्राण ऊर्जा के साथ इसकी अनुकूलता कंपैटिबिलिटी अत्यंत उच्च है और शरीर स्वयं प्राण ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर सकता है। शुद्ध बल और तीव्र सक्रियण के अलावा उसका सबसे बड़ा लाभ साधना की गति है। सफ़ेद वस्त्र वाले दाववादी ने धीमी मुस्कान दी। यद्यपि ये तीव्र हो सकती है, मध्य महाद्वीप का वरुण निस्संदेह सबसे तेज है। 20 वर्ष की आयु में वह पहले ही सत्य रहस्यमय श्रेणी के शिखर पर पहुंच चुका था और उसे महाद्वीप का शीर्ष प्रतिभाशाली जीनियस नाम दिया गया है, जो उसकी आयु में स्कारलेट मून पैट्रियार्क और स्वॉर्ड संत पल्लव से भी आगे निकल गया है। ये जानना आवश्यक है कि साधना के बाद के चरणों में प्रगति धीमी होती है। बैंगनी वस्त्र वाले व्यक्ति को ये बिंदु खास नहीं लगा। जिसकी साधना जितनी उच्च होती है, बाधाएं उतनी ही अधिक होती हैं और सफलता प्राप्त करने में उतना ही अधिक समय लगता है। एक प्रतिभाशाली के लिए सत्य मानव श्रेणी के बाद सफलता प्राप्त करने में वर्षों या दशकों का समय बिताना असामान्य नहीं था। इसलिए वरुण की साधना की गति तनुश्री शॉ से कम 2 से 3 गुना अधिक थी। वरुण के सभी पूर्वज मूल कोर क्षेत्र अधिपति थे और उनके परिवार में शून्य देव क्षेत्र के पद भी सामने आ चुके हैं। सफ़ेद वस्त्र वाले दाववादी ने सिर हिलाया। वह स्वर्ग के पुत्र के रूप में पैदा हुआ था और उसके पास सर्वश्रेष्ठ संसाधन और शिक्षा थी। उसकी तुलना में तनुश्री शॉ स्वर्गीय युआन वंश में थोड़े ही समय से है और जैसे जैसे उसकी रक्तवंशावली शक्ति अपने पूर्वज की ओर प्रत्यावर्तित हो रही है, स्वर्ग पृथ्वी प्राण ऊर्जा के साथ उसकी अनुकूलता भी बढ़ रही है। अभी भी बढ़ रही है। धुंधली बैंगनी आकृति अंततः हैरान थी। सामान्य प्रतिभाशाली प्रारंभिक चरणों में अत्यंत तेजी से साधना करते थे और किशोरावस्था में ही सत्य आत्मिक क्षेत्र तक पहुंच सकते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत तेजी से प्रगति की, वे वर्षों, दशकों या अपने आधे जीवन के लिए एक बाधा पर अटक सकते थे। जब तनुश्री शॉ छोटी थी तो उसके पास कई संसाधन नहीं थे और उसकी प्रगति धीमी थी, लेकिन हर चीज़ के अपने फायदे होते हैं। इसका मतलब था कि उसकी नींव अत्यंत स्थिर थी और दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभाशाली में आमतौर पर मजबूत मानसिकता होती है। सफ़ेद वस्त्र वाले दाववादी की आंखों में असीम ज्ञान समाया हुआ प्रतीत होता था। ठीक उसी क्षण उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य महाद्वीपों की शक्तियां सभी पवित्र सत्य अजगर सभा की तैयारी कर रही थीं। पवित्र सत्य अजगर सभा के लिए बहुत अधिक स्थान नहीं थे। यहाँ तक कि स्वर्गीय युआन वंश के पास भी 10 स्थान थे। पूरे कैनोपी ग्रेट कंट्री के पास भी 10 स्थान थे। सामान्य शक्तिशाली देशों के लिए आमतौर पर 2 होते थे। जहां तक दूर के बादल क्षेत्र की बात है, 13 देशों के आत्मसमर्पण के बाद उन्हें आयरन ड्रैगन स्ट्रोंग कंट्री में समाहित कर लिया गया था। खंडित चंद्र वंश। खंडित चंद्र वंश आकाश चंद्र पर्वत वंश के मुखिया का सभागार। जय। यह एक प्रेरक आध्यात्मिक गोली है और यद्यपि इसका प्रभाव सामान्य आध्यात्मिक गोलियों से खराब है और इसका बड़ा दुष्प्रभाव है, तुम्हारे पास इसके साथ सत्य आत्मिक क्षेत्र तक पहुंचने का मौका है। रमन मास्टर का सुंदर चेहरा मुस्कान में बदल गया। जय उसके सामने खड़ा संघर्ष कर रहा था और हिचकिचा रहा था। अभी वह अर्ध सत्य आत्मिक क्षेत्र में था, लेकिन बाहरी मदद का उपयोग किए बिना उसके सत्य आत्मिक क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना कम थी। हालांकि
तेरा देश एक गरीब जगह थी और एक शेडिंग आध्यात्मिक गोली का एक बार फिर से प्रकट होना कठिन था। हालांकि यह प्रेरक आध्यात्मिक गोली उसे सत्य आत्मिक क्षेत्र तक तोड़ने में मदद कर सकती थी, इसके बाद के प्रभाव बहुत बड़े थे। इस गोली को खाने के बाद तुम्हारे डांटियन के टूटने की संभावना थी और यह फट भी सकता था। यह अत्यंत खतरनाक था। जय, क्या तुम कभी इस जगह को नहीं छोड़ना चाहते हो? अब जब बादल क्षेत्र आयरन ड्रैगन स्ट्रोंग कंट्री का क्षेत्र बन गया है, जैसे ही तुम सत्य आत्मिक क्षेत्र तक पहुंचते हो, तुम्हारे पास पवित्र सत्य अजगर सभा में प्रवेश करने का मौका है। रमन मास्टर ने खंडित चंद्र वंश के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य जय को घूर कर देखा। वह 1 साल पहले मयंक से आगे निकल गया था और मुख्य शिष्य बन गया था। पवित्र सत्य अजगर सभा। जय की मुट्ठियां भींच गईं और उसका शरीर थोड़ा कांप गया। पवित्र सत्य अजगर सभा विश्व मंच था और बादल क्षेत्र को केवल एक बंजर गांव माना जाता था। केवल शक्तिशाली देश ही लोगों की सिफारिश करने की क्षमता रखते हैं। यदि आयरन ड्रैगन स्ट्रोंग कंट्री ने इस देश को जीता नहीं होता, तो तुम प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पाते। रमन मास्टर ने प्रेरक आध्यात्मिक गोली जय को सौंप दी। वह इससे देख सकता था कि उसका ये शिष्य हिल गया था और इस प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ था। जय जन्म से ही प्रतिभाशाली था और वह सामान्य बनकर पीछे छूटना नहीं चाहता था। 13 वंश गठबंधन के बाद उसने साधना पर ध्यान केंद्रित किया और अब 13 वंशों के शीर्ष प्रतिभाशाली में से एक था। यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि उसने तेजी से प्रगति की थी, जबकि अन्य प्रतिभाशाली जैसे सपना, आर्या, नकुल शॉ, बिट्टू, तनुश्री शॉ और उनकी मंडली 13 देश छोड़ चुके थे। यदि जय एक कदम और आगे बढ़ सकता, तो वह आयरन ड्रैगन स्ट्रोंग कंट्री के भीतर भी एक शीर्ष प्रतिभाशाली होता। इस प्रेरक आध्यात्मिक गोली की औषधीय शक्ति अत्यंत खतरनाक है और यदि 10 लोग इसे लेते हैं, तो 5 मर जाएंगे जबकि बाकी में से अधिकांश अपंग हो जाएंगे। जय, तुम्हारा भाग्य ये निर्धारित करेगा कि तुम सांप बनोगे या अजगर। रमन मास्टर ने जय को अपनी आंखों से विदा किया और उनका भाव भावहीन हो गया। प्रथम ज्येष्ठ का सुझाव। खंडित चंद्र वंश। एक अन्य पर्वत पर, प्रथम ज्येष्ठ के स्थान पर। मयंक, तुम्हारी साधना शिखर 7वें आकाश पर अटक गई है। यह बाधा सत्य आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वर्षों या दशकों तक रह सकती है। इसके बजाय दुनिया का पता लगाने क्यों नहीं जाते? प्रथम ज्येष्ठ ने कहा, ये शिष्य गुरु की हर बात सुनेगा। मयंक ने उत्तर दिया। उसने भी महसूस किया था कि यह बाधा उसे 10 वर्षों तक रोक सकती है। पवित्र सत्य अजगर सभा आधे साल में शुरू हो जाएगी और तुम्हारी ताकत के साथ तुम निश्चित रूप से भाग नहीं ले सकते, लेकिन शायद तुम देखने जाकर कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हो। प्रथम ज्येष्ठ ने सुझाव दिया। यहाँ तक कि आयरन ड्रैगन स्ट्रोंग कंट्री के पास भी पवित्र सत्य अजगर सभा के केवल 2 स्थान थे। मयंक के पास निश्चित रूप से कोई आशा नहीं थी। ये शिष्य निश्चित रूप से सभा को देखने जाएगा, भले ही रास्ता खतरों से भरा हो। मयंक जानता था कि यात्रा अत्यंत खतरनाक होगी। आमतौर पर केवल सत्य आत्मिक क्षेत्र वाले या नकुल शॉ, सपना और आर्या जैसे कुलीन एलिट लोगों के पास सफलता की उच्च संभावना होती थी। यद्यपि बादल देश उत्तरी महाद्वीप के किनारों के पास है और मध्य महाद्वीप के कुछ करीब है, फिर भी तुम्हें अपनी गति से वहां पहुंचने में 1 या 2 साल लगेंगे। रास्ते में मरने की भी संभावनाएं हैं। प्रथम ज्येष्ठ हल्के से हंसे। मयंक उदास था। वह केवल आधे साल के भीतर मध्य महाद्वीप तक पहुंच पाएगा यदि वह सत्य आत्मिक क्षेत्र में होता या उसके पास उड़ने वाला घोड़ा फ्लाइंग स्टीड होता। मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। आयरन ड्रैगन स्ट्रोंग कंट्री में मेरा एक सत्य आत्मिक क्षेत्र का मित्र पवित्र सत्य अजगर सभा में कुछ शिष्यों को दर्शक के रूप में ले जाने की तैयारी कर रहा है और वह तुम्हें भी ले जाएगा। प्रथम ज्येष्ठ ने एक पत्र और एक अंतरिक्ष कंगन निकाला, जिसे उन्होंने अपने प्रथम शिष्य को सौंप दिया। मयंक बहुत खुश हुआ और अत्यंत आभारी था जब उसने पत्र लिया और पाया कि अंतरिक्ष कंगन आदिम क्रिस्टल पत्थरों और साधना संसाधनों से भरा हुआ था। मयंक को अपनी आंखों से विदा करते हुए प्रथम ज्येष्ठ की आंखें थोड़ी नम थीं। मयंक, मुझे स्वार्थी होने के लिए दोष मत देना। प्रथम ज्येष्ठ ने मयंक को पवित्र सत्य अजगर सभा देखने के लिए इसलिए भेजा क्योंकि उन्हें अभी भी थोड़ी आशा थी। उत्तरी महाद्वीप 3 महान देशों में से एक, कैनोपी ग्रेट कंट्री। आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर में 1000 जल नदी क्षेत्र। नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी बाईं आंख और भी ठंडी हो गई। उनके मन के भीतर ठंडक का तालाब 1.3 गज तक फैल गया। उनके चेहरे पर शीतलता और भी बर्फीली थी।
उनकी देव की आध्यात्मिक आंख के दूसरे परिवर्तन ने नकुल शॉ की आभा को और अधिक ठंडा बना दिया था। उनकी बाईं आंख के एक स्कैन से सत्य मानव श्रेणी के लोगों को भी दबाव और ठंडक महसूस होगी। सत्य आत्मिक क्षेत्र में उनकी सफलता के साथ नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख की शक्ति बढ़ रही थी। उन्हें विश्वास था कि अधिकांश सत्य मानव श्रेणी उनकी आंख की रक्तवंशावली को अवरुद्ध नहीं कर सकते थे, चाहे वह मानसिक ऊर्जा का भ्रम हो या मानसिक ऊर्जा का हमला। इसके अलावा उनके शरीर के भीतर सत्य आत्मा का स्रोत पूरी तरह से समेकित हो गया था और यह सत्य मानव श्रेणी के प्रारंभिक चरणों में अन्य अनुभवी साधकों की तुलना में और भी अधिक घना और शुद्ध था। किसी को नहीं पता था कि नकुल शॉ के पास अभी भी जलचंद्र समुद्री डाकू का सत्य आत्मा का स्रोत था। सीलिंग तकनीक स्वर्ग की विरासत से आई थी और एक अद्वितीय तरीके से मौजूद थी। एक बार जब मेरी सत्य आत्मा की क्यूई समाप्त हो जाती है तो मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जलचंद्र समुद्री डाकू की क्यूई का उपयोग कर सकता हूँ। नकुल शॉ ने सत्य आत्मा के स्रोत को महसूस किया जो उनसे अधिक था। इसका मतलब था कि नकुल शॉ के पास सत्य आत्मा के दो स्रोत थे, यह उनका लाभ था। सामान्य परिस्थितियों में जलचंद्र समुद्री डाकू का सत्य आत्मा का स्रोत केवल नकुल शॉ की अपनी क्यूई को फिर से भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इस सत्य आत्मा के स्रोत के तत्व को जलचंद्र समुद्री डाकू द्वारा किसी को भी सूट करने के लिए बदल दिया गया था, लेकिन नकुल शॉ ने रहस्यमय पुष्प रत्नमय ग्रंथ को समझा था और अपनी देव की आध्यात्मिक आंख की शक्ति के साथ वह इस सत्य आत्मा के स्रोत को नियंत्रित कर सकते थे। आखिरकार जलचंद्र समुद्री डाकू का सत्य आत्मा का स्रोत भी रहस्यमय पुष्प रत्नमय ग्रंथ से बना था। इस सत्य आत्मा के स्रोत का जितना हो सके कम उपयोग करना बेहतर है और केवल खतरनाक परिस्थितियों में ही। नकुल शॉ ने अपनी देव की आध्यात्मिक आंख की इंद्रियों को वापस ले लिया। श्वा एक सुरुचिपूर्ण आकृति तेजी से अंदर आए। अध्याय प्रमुख, यह उप पैट्रियार्क का एक पत्र है। नेहा ने एक पत्र सौंपा। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने देखा कि अंदर क्या था। 1 महीने के भीतर राजधानी जाकर पवित्र सत्य अजगर सभा के लिए प्रतिस्पर्धा करें। पूरे कैनोपी ग्रेट कंट्री में केवल 10 स्थान हैं। अध्याय 326 पूर्व आरक्षित स्थान। कैनोपी ग्रेट कंट्री में 8 प्रमुख गुट थे और उनमें से हर एक सामान्य शक्तिशाली देशों से अधिक मजबूत था। इसके अलावा महान देश में अन्य शक्तियां भी थीं, जिनमें बार झील व्याघ्र वंश फ्लोटिंग लेक टाइगर फैमिली शामिल थी, जो लगभग एक शक्तिशाली देश जितनी ही शक्तिशाली थी। हालांकि इतने बड़े देश में केवल 10 स्थान थे। उप पैट्रियार्क ने उन्हें 1 महीने की समय सीमा दी, जिसका अर्थ था कि नकुल शॉ के पास अभी भी कुछ समय था। नकुल शॉ को स्थानों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी, इसलिए उन्होंने पवित्र सत्य अजगर सभा पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसमें भाग लेने वाले हर महाद्वीप के प्रतिभाशाली थे और उनमें से कई के पास रक्तवंशावलियां या अविश्वसनीय कौशल थे। वर्तमान में नकुल शॉ की विशेषता मानसिक ऊर्जा और गति थी और वह निकट युद्ध क्लोज कॉम्बैट से नहीं डरते थे। उनके पास निकट और मध्यम दूरी के युद्ध के लिए जलचंद्र देव आरोपंखा वाटर मून गॉड पीच फैन और रक्षा के लिए त्रिपुष्प रत्नमय कमल थरी फ्लावर ट्रेजर लोड्स था। अब उन्हें केवल एक शक्तिशाली लंबी दूरी का हथियार चाहिए था। जब से वह देव की आध्यात्मिक आंख में समाहित हुए थे, नकुल शॉ ने लंबी दूरी के हथियारों को बहुत महत्व दिया था क्योंकि यह उनकी देव की आध्यात्मिक आंख का उपयोग कर सकता था। एक जटिल वातावरण में जीवन और मृत्यु की लड़ाई में एक शक्तिशाली लंबी दूरी का हथियार अत्यंत आवश्यक था। पुनर्निर्मित आर्टेमिस धनुष। आधे महीने बाद संदीप मास्टर अंततः 1000 जल क्षेत्र अध्याय में पहुंचे। नकुल शॉ का पत्र मिलते ही वह तुरंत रवाना हो गए थे। पंचतत्व भेदी क्रिस्टल, पंचतत्व युआन क्रिस्टल, गिरा हुआ उल्कापिंड, रहस्यमय बर्फ का सार। नकुल शॉ की सामग्री को व्यवस्थित करते हुए संदीप मास्टर की आंखें चमक उठीं। नकुल शॉ के विचारों के अनुसार वह एक नया धनुष चाहते थे या आर्टेमिस धनुष का उन्नयन करना चाहते थे। संदीप मास्टर ने कुछ खेद के साथ आर्टेमिस धनुष की सामग्री और बर्फ कमल प्रतीक को छुआ। दुर्भाग्य से इस बर्फ कमल प्रतीक की बर्फ की शक्ति अब तुम्हारे लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसके अलावा आर्टेमिस धनुष और तीर शुरुआत में नश्वर श्रेणी मॉर्टल ग्रेड के थे। उनकी क्षमता का लगभग पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका है। नकुल शॉ को भी थोड़ा खेद हुआ क्योंकि शायद उन्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से पंचतत्व भेदी क्रिस्टल और पंचतत्व युआन क्रिस्टल आध्यात्मिक श्रेणी की वस्तुओं को भी उन्नत कर सकते थे और इसलिए नश्वर श्रेणी की वस्तुओं को भी उन्नत कर सकते थे, लेकिन यह एक बर्बादी होगी।
संदीप मास्टर जानते थे कि नकुल शॉ ने आर्टेमिस धनुष का उपयोग कई वर्षों तक किया था और उनके साथ उनकी उच्च अनुकूलता थी। वह मुड़े और मुस्कुराए, मैं आर्टेमिस धनुष को पुनर्निर्मित कर सकता हूं और एक नया धनुष और तीर बना सकता हूं। मुझे विश्वास है कि यह मूल से बेहतर होगा। नकुल शॉ इससे स्पष्ट रूप से खुश थे। नया पुनर्निर्मित आर्टेमिस धनुष निश्चित रूप से मूल वाले से अलग होगा, लेकिन कुछ विशेष लक्षण जारी रहेंगे और मूल को पार कर जाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि नकुल शॉ को पूरी तरह से एक नए लंबी दूरी के हथियार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद नकुल शॉ और संदीप मास्टर ने संसाधनों और लागत की गणना करना शुरू कर दिया। पंचतत्व भेदी क्रिस्टल और पंचतत्व युआन क्रिस्टल के अलावा नकुल शॉ ने सर्वश्रेष्ठ आर्टेमिस धनुष को तैयार करने के लिए अन्य शिल्प संसाधनों पर लाखों आदिम क्रिस्टल पत्थरों को भी खर्च किया। हे, तुम अमीर हो। इसे बनाने की लागत एक सामान्य मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी के हथियार से भी अधिक है। संदीप मास्टर सामग्रियों से बहुत संतुष्ट थे। वे पूर्णता के स्तर तक पहुंच चुके थे। नकुल शॉ ने ये काम संदीप मास्टर पर छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अभी भी आयरन ब्लड रिलीजन मुख्यालय जाना था और पवित्र सत्य अजगर सभा के स्थानों के लिए होने वाली लड़ाइयों में भाग लेना था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आधे महीने में एक उत्कृष्ट लंबी दूरी का धनुष दूंगा, संदीप मास्टर ने वादा किया। नकुल शॉ ने आराम किया और नेहा के साथ त्रिपुष्प रत्न में कमल को राजधानी की ओर निर्देशित किया। नकुल शॉ की वर्तमान साधना और सत्य आत्मा की घनी क्यूई के साथ त्रिपुष्प रत्न में कमल की गति सत्य रहस्यमय श्रेणी के विशेषज्ञों के बराबर थी। पूर्व आरक्षित स्थान की प्रतिस्पर्धा। 10 दिनों के भीतर नकुल शॉ आयरन ब्लड रिलीजन के मुख्य मुख्यालय पहुंचे। नकुल शॉ को तुरंत उप पैट्रियार्क द्वारा बुलाया गया। नेहा को भी बुलाया गया। आयरन ब्लड रिलीजन का महान हॉल। जब नकुल शॉ और नेहा अंदर चले तो हॉल में कई उच्च पदस्थ सदस्य, जिनमें संरक्षक, ज्येष्ठ और अध्याय प्रमुख शामिल थे, उनकी ओर देखने लगे। उनके अलावा हॉल के बीच में एक पुरुष और एक महिला भी सम्मानजनक भावों के साथ खड़े थे। अध्याय प्रमुख नकुल शॉ आ गए हैं। जब नकुल शॉ ने प्रवेश किया तो हॉल में एक स्पष्ट आवाज गूंजी। अध्याय प्रमुख पहले से ही आयरन ब्लड रिलीजन के उच्च पदस्थ थे और कई सत्य रहस्यमय श्रेणी के थे। इसलिए जैसे ही नकुल शॉ ने प्रवेश किया, उन्हें जल्द ही एक स्थान दिया गया। पास के अध्याय प्रमुख और ज्येष्ठ भी नकुल शॉ का अभिवादन करने आए। आयरन ब्लड रिलीजन में सबसे कम उम्र के अध्याय प्रमुख होने के कारण नकुल शॉ पर बहुत ध्यान दिया गया। उसी समय हॉल के बीच में खड़ा पुरुष और महिला भी नकुल शॉ की ओर ईर्ष्या के साथ साथ कुछ जलन से देखने लगे। नेहा भी उस पुरुष और महिला के पास आकर खड़ी हो गई। नकुल शॉ मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे कि यह किस बारे में था। रूपक, हीना और नेहा सभी आयरन ब्लड रिलीजन के युवा प्रतिभाशाली कुलीन एलीट हैं। उनमें रूपक युवा पीढ़ी के 10 सितारों में से एक है। किसी ने तुरंत उन्हें नकुल शॉ से मिलवाया। रूपक ने एक रहस्यमय सुनहरा युद्ध वस्त्र पहना था और 23 वर्ष की आयु में उसकी आंखों में चमकती रोशनी थी जो लोगों को एक अग्निमय फायरी एहसास देती थी। इस व्यक्ति की साधना सत्य मानव श्रेणी के देर के चरणों तक पहुंच गई थी और वह आयरन ब्लड रिलीजन का नंबर 1 प्रतिभाशाली था। हीना हिम जैसी सफ़ेद त्वचा वाली एक युवा लड़की थी और वह 20 साल की थी, लेकिन उसके पास सत्य मानव श्रेणी के प्रारंभिक चरणों की साधना थी। अगर इसे बादल क्षेत्र में रखा जाए तो यह अकल्पनीय होगा। जहां तक अंतिम नेहा की बात है, नकुल शॉ उससे परिचित थे। रूपक ने इस बार बहुत प्रगति की है। उसकी झुलसा देने वाला सूर्य ज्वलंत अग्नि नियमावली शायद 6ठे स्तर तक पहुंच गई है। रिलीजन में केवल एक अन्य सत्य रहस्यमय श्रेणी विशेषज्ञ ने ऐसे स्तर तक प्रशिक्षण लिया है। रूपक पिछली पवित्र सत्य अजगर सभा में शीर्ष 300 में पहुंचे थे, लेकिन वह सत्य अजगर प्रतिभाशाली रैंकिंग में प्रवेश नहीं कर पाए। अब जब उनकी साधना और कौशल बढ़ गया है तो उनके शीर्ष 100 तक पहुंचने की संभावना कम नहीं है। आयरन ब्लड रिलीजन के उच्च पदस्थ निजी तौर पर चर्चा कर रहे थे। इस क्षण उप पैट्रियार्क बोले, इस बार अध्याय प्रमुख नकुल शॉ, रूपक, नेहा और हीना स्थानों के लिए लड़ने हेतु आयरन ब्लड रिलीजन का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या किसी को इस पर कोई विचार है? ये सुनकर उच्च पदस्थ सभी ने अपना सिर हिलाया और असहमत नहीं हुए। ये चारों लोग आयरन ब्लड रिलीजन के पास मौजूद सबसे मजबूत प्रतिभाशाली थे और शेष युवा पीढ़ी अभी तक सत्य आत्मिक क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी। रूपक और नकुल शॉ दोनों एक ही पीढ़ी के बीच भी कुलीन एलीट थे।
स्थानों के लिए लड़ने हेतु नामित लोग अब पुष्टि हो गए हैं, लेकिन हमारे आयरन ब्लड रिलीजन में हमेशा एक पूर्व आरक्षित स्थान होता है। सफ़ेद बालों वाले नियम ज्येष्ठ ने धीमी मुस्कान दी। एक पूर्व आरक्षित स्थान का मतलब था कि उस व्यक्ति को अस्थायी रूप से पवित्र सत्य अजगर सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति के रूप में चुना गया था और उसे जटिल प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं थी। ये जानना आवश्यक था कि पूरे महान कैनोपी देश में केवल 10 स्थान थे और 8 प्रमुख शक्तियों के साथ साथ उनके अधीन अनगिनत गुटों की आबादी 13 देशों की आबादी से 100 गुना अधिक थी। इतने सारे लोगों के साथ अनगिनत प्रतिभाशाली थे। 10 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कितनी भयंकर होगी। इसलिए 10 स्थानों के लिए लंबी अवधि तक प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता थी। अन्य महान देशों, शक्तिशाली देशों और यहाँ तक कि 10 महान वंशों को भी भयंकर प्रतिस्पर्धा से गुजरना होगा। वे एक ही समय पर या एक दूसरे के करीब आयोजित हो सकते हैं। हर महाद्वीप सीमित स्थानों के लिए लड़ रहा था। निष्पक्षता के लिए अधिकांश शक्तियां उन्मूलन एलिमिनेशन के दौर से गुजरेंगी और पूर्व आरक्षित स्थानों वाले लोगों को उन्मूलन दौर में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। तुम्हें अस्थायी रूप से भाग लेने के लिए स्थान प्रदान किया जाएगा। केवल जब पर्याप्त प्रतिभाशाली बाहर निकाल दिए जाते, तभी पूर्व आरक्षित स्थानों वाले लोगों को चुनौती दी जाएगी। समस्या ये थी कि आयरन ब्लड रिलीजन को पूर्व आरक्षित स्थान किसे देना चाहिए। पूर्व आरक्षित स्थान ताकत और गौरव का प्रतीक थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां अन्य लोग मानते थे कि तुम्हारे पास पवित्र सत्य अजगर सभा में भाग लेने की ताकत है। उपपैट्रियार्क अतीत में 10 सितारे आमतौर पर पूर्व आरक्षित स्थान लेते थे। एक ज्येष्ठ ने याद दिलाया, महान देश के 10 सितारे अनुभवी थे और उन्होंने पहले पवित्र सत्य अजगर सभा में भाग लिया होगा, जैसे रूपक। निश्चित रूप से नई पीढ़ी द्वारा पुरानी पीढ़ी को हराकर उन्हें 10 सितारों के खिताब में बदलने वाले नए लोग भी होंगे। आयरन ब्लड रिलीजन को स्थिति और ताकत द्वारा स्थान दिया जाता है। कोई नकुल शौकी ताकत को पहले रविश को हराने से देख सकता है। साथ ही वह आयरन ब्लड रिलीजन के सबसे कम उम्र के अध्याय प्रमुख हैं और 1000 जल क्षेत्र पर शासन करते हैं। उनकी स्थिति पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। उपपैट्रियार्क बोले। ये सुनकर उच्च पदस्थ ने अपना सिर हिलाया। ताकत, स्थिति और युक्ति के मामले में नकुल शॉ शीर्ष स्तर पर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह युवा और क्षमता से भरे थे। हालांकि कुछ उच्च पदस्थ भी थे जिन्हें यह सटीक नहीं लगा। रविश को हराने में कई कारक थे। उन्हें 1000 जल क्षेत्र पर शासन करने का कारण भी सोनम, साक्षी और नेहा की मदद से है। हम भाग्य की मदद से फैसला नहीं कर सकते। रूपक कई वर्षों से 10 सितारों की सीट पर हैं और पिछली पवित्र सत्य अजगर सभा में भाग ले चुके हैं, इसलिए वह अधिक अनुभवी हैं। उच्च पदस्थ ने चर्चा की। नकुल शॉ और रूपक दोनों के अपने समर्थक थे। इस तरह निर्णय लेने की शक्ति उपपैट्रियार्क के हाथ में थी, लेकिन रक्त के बालों वाले जसवंत तुरंत नहीं बोले। रूपक हॉल के बीच में खड़ा था और अपने जैसे अभिमानी व्यक्ति के लिए कुछ अस्थिर महसूस कर रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और तेज आंखों से नकुल शॉ की ओर देखा। ईमानदारी से कहूं तो इस सबसे कम उम्र के अध्याय प्रमुख ने उन पर बहुत दबाव डाला। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दी और वह पूरे महान देश में जाने जाते थे। आयरन ब्लड रिलीजन में भी उनकी स्थिति उच्च थी। इसके अलावा उपपैट्रियार्क ने भी उन पर बहुत महत्व दिया। निष्पक्ष होने के लिए हम रूपक और नकुल शॉ को द्वंद्व करने क्यों नहीं देते? सफ़ेद बालों वाले नियम ज्येष्ठ ने धीमी मुस्कान दी। वह उपपैट्रियार्क का अर्थ समझ गई। जसवंत इस स्थिति में आसानी से फैसला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अध्याय प्रमुख नकुल शॉ, तुम्हारा क्या विचार है? रक्त के बालों वाले जसवंत के होंठ मुड़े। वह नकुल शॉ के विकास को देखने के लिए इस मौके का उपयोग करना चाहते थे। निश्चित रूप से, नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और अपनी सीट से उठे। वह स्पष्ट रूप से पूर्व आरक्षित स्थान प्राप्त करना चाहते थे ताकि उन्हें उस लंबी परीक्षा में भाग न लेना पड़े। उच्च पदस्थ सभी अपेक्षा से भरे थे। धमाका। हॉल के केंद्र में 100 गज चौड़ा एक मंच दिखाई दिया और यह एक गहरे नीले अर्धगोले में लिपटा हुआ था। श्वा नकुल शॉ और रूपक दोनों मंच पर कूद गए। नकुल शॉ ने अपने शरीर को नीचे गिरते हुए महसूस किया और पाया कि इस मंच का गुरुत्वाकर्षण सामान्य से 10 गुना अधिक था। उनकी सभी क्रियाएं धीमी और थकाऊ हो गईं। यदि यह आरोही क्षेत्र असेंडेड रील्म में एक कमजोर साधक होता, तो उन्हें इस वातावरण में रखे जाने पर शायद तुरंत खून की उल्टी हो जाती।
अध्याय 327 महान देश की सबसे शक्तिशाली रक्तवंशावली। इस मंच में होने पर नकुल शॉ ने पाया कि यहाँ की व्यूह रचना उनके ज्ञान से परे थी। गुरुत्वाकर्षण व्यूह पहले से ही अत्यंत गहरे थे और वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को छूते थे। 10 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण का मतलब था कि सत्य आत्मिक क्षेत्र वालों की कार्रवाई भी प्रतिबंधित हो जाएगी। ये कहा जा सकता है कि आप यहाँ अपनी सामान्य गति और शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही उपयोग कर सकते थे। मैंने अध्याय प्रमुख नकुल शॉ का नाम लंबे समय से सुना है और आपसे एक या दो बातें सीखना चाहूँगा। यद्यपि रूपक कुछ अभिमानी थे, उन्हें बाहर से अभी भी सम्मानजनक रहने की आवश्यकता थी, भले ही वह अंदर से नहीं थे। बस जो तुम चाहते हो वो करो। नकुल शॉ ने लापरवाही से सिर हिलाया। रूपक ने अपने दिल में ठिठोली की। एक बच्चा जिसके बाल अभी पूरी तरह से नहीं उगे थे, उसने सच में खुद को एक बड़ी हस्ती मान लिया था। उसके लहजे से ऐसा लगा जैसे वह एक जूनियर से बात कर रहे हों। नकुल शॉ के प्रति उनका सम्मानजनक व्यवहार केवल दिखावा था। वह वास्तव में पूर्व आरक्षित स्थान चाहते थे। क्षमा करें। रूपक के चारों ओर एक चमकीला सुनहरा प्रकाश चमकने लगा। उनके रहस्यमय सोने के युद्ध वस्त्र से एक चमकीला प्रकाश निकला और हमले से पहले ही सत्य आत्मा की धधकती गर्म शक्ति ने मंच को अपनी चपेट में ले लिया। झुलसती अग्नि हृदय हथेली। रूपक ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और सत्य आत्मा की जलती हुई क्यूई की लहरें भेजी जो हवा को जलाने के लिए काफी थीं, नकुल शॉ की ओर। धमाका। वेंग टिल्ड। पूरा मंच थोड़ा कांप गया। अगर यह आयरन ब्लड रिलीजन के महान हॉल के बजाय एक सामान्य क्षेत्र में होता तो एक छोटा पहाड़ नष्ट हो गया होता। नकुल शॉ ने केवल महसूस किया कि उनके आसपास की हवा लावा की तरह ज्वलंत गर्म हो गई है। रूपक की हथेली लगातार थी और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के महत्वपूर्ण अंगों की ओर प्रहार किया। सामान्य सत्य मानव श्रेणी के विशेषज्ञ जो अंदरूनी जानकारी नहीं जानते थे, अगर तुरंत मारे नहीं जाते तो रूपक के अग्निविष से संक्रमित हो सकते थे। रूपक का सुधार कम नहीं है। उनकी झुलसा देने वाला सूर्य ज्वलंत अग्नि नियमावली ऐसे उच्च स्तर तक पहुंच गई है। सामान्य सत्य मानव श्रेणी शायद कुछ चालों का भी आदान प्रदान नहीं कर सकते। कुछ और वर्षों में शिखर सत्य मानव श्रेणी तक पहुंचने के बाद वह एक अध्याय प्रमुख बनने में सक्षम होंगे। कई उच्च पदस्थ रूपक की प्रशंसा कर रहे थे, वह क्षमता से भरे प्रतिभाशाली थे। जज। नकुल शॉ के हाथ में बिजली का जाल दिखाई दिया और उन्होंने इसे अपने सामने के क्षेत्र की ओर बिजली के जाले की तरह फेंक दिया। धमाका। दोनों शक्तियां आपस में टकरा गईं और आग और बिजली आपस में उलझ गए, एक ऐसी शक्तिशाली लहर पैदा की जो सत्य आत्मिक क्षेत्र के नीचे के किसी भी प्राणी को तुरंत मिटा देने के लिए पर्याप्त थी। मंच के चारों ओर गहरा नीला पानी समुद्र की तरह था क्योंकि इसने दोनों हमलों को सोख लिया और अविचलित रहा। जल का व्यूह ऐसी गहराई तक पहुंच गया है कि यह ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। नकुल शॉ ने आसपास के व्यूह को स्कैन किया। ये जय की अंधेरे जल की विरासत की तरह था लेकिन गहरा। पहले आदान प्रदान में नकुल शॉ ने रूपक की झुलसा देने वाला सूर्य ज्वलंत अग्नि हथेली से फुर्ती से बचा लिया जो उनके अंगों पर लक्षित थी। क्या ये सिर्फ भाग्य है? रूपक की आंखें अविश्वास से टिमटिमा उठीं। उनकी झुलसा देने वाला सूर्य ज्वलंत अग्नि हथेली अपने कंपन के माध्यम से अपनी छिपी हुई धधकती सूर्य शक्ति को छिपा सकती थी और त्वचा को पार करके प्रतिद्वंद्वी के अंगों पर हमला कर सकती थी। इससे बचाव करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। नकुल शॉ के आवागमन ने उनके महत्वपूर्ण हमलों को चकमा दे दिया था। इसके बजाय रूपक ही बिजली की एक हल्की सी झंझनाहट से थोड़ा सुन्न हो गया था। नकुल शॉ को लापरवाही से व्यूह का निरीक्षण करते देख रूपक क्रोधित हो गए। ऐसा लगा जैसे नकुल शॉ अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में मंच में अधिक रुचि रखते थे। झुलसा देने वाला सूर्य ज्वलंत स्वर्ग। रूपक गर्जा और अगली हथेली ने मंच पर अनगिनत आग की चिंगारियां सीटी बजाते हुए भेजीं। मंच पर हवा लपटों से दागदार होती प्रतीत हुई। हवा में पानी तुरंत सूख गया। ये हथेली शुद्ध अराजक लपटों से भरी थी जिससे बचा नहीं जा सकता था। झुलसा देने वाला सूर्य ज्वलंत स्वर्ग, एक व्यापक रेंज का हमला। देखते हैं कि तुम इसे कैसे चकमा देते हो। रूपक की हथेली उनके असीम रोष का प्रतीक लगती थी। नकुल शॉ के पैरों के नीचे बिजली दौड़ गई और उनका पूरा शरीर बिजली की एक हल्की परत में लिपट गया, जिसके बाद उन्होंने ज्वलंत आकाश में आक्रमण किया। रुको, नहीं, वह आग के आकाश में अंतराल गैप से आक्रमण कर रहे थे। उस क्षण में भूतिया आकृति एक घने किनारे में तैरती मछली की तरह थी।
मंच के बाहर देख रहे उच्च पदस्थों की आंखें चौड़ी हो गईं। आग के आकाश के अंदर का युवा सबसे कम प्रयास और ऊर्जा के साथ लपटों के अंतराल से गुजर रहा था, रूपक के विनाशकारी हमले को सफलतापूर्वक चकमा दे रहा था। वह 10 गुना गुरुत्वाकर्षण के तहत भी इतना फुर्तीला कैसे हो सकता है? अपने आवागमन में बिजली के नियमों को विलय करने में सक्षम होना, रुको, नहीं, एक भूतिया इरादा भी है जो उन्हें अपनी इच्छानुसार चलने की अनुमति देता है। उच्च पदस्थ जानकार थे। इस क्षण में नकुल शॉ के पास गति में पूर्ण लाभ था। ये कैसे संभव है? मेरे सभी हमलों, उनके रास्ते और आवागमन सहित आसानी से उनके द्वारा चकमा दिए जा रहे हैं। रूपक अंततः प्रभावित हुए और उनका भाव गंभीर हो गया। हालांकि उनकी झुलसा देने वाला सूर्य ज्वलंत अग्नि हथेली में उच्च विनाशकारी शक्ति थी, इसने बहुत अधिक ऊर्जा भी खर्च की। अगर यह जारी रहा तो नकुल शॉ के हमला करने से पहले ही वह अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देंगे। निर्णायक पंजा, झुलसा देने वाला सूर्य हृदय भेदी भाला। रूपक ने गहरी सांस ली क्योंकि उनकी हथेली पर एक ज्वलंत भाला बन गया। इसके बनने के बाद उन्होंने इसे नकुल शॉ की छाती पर फेंक दिया और यह उड़ते हुए सीटी बजाया। झुलसा देने वाला सूर्य हृदय भेदी भाला की गति लंबी दूरी के हथियारों से भी तेज थी। नकुल शॉ ने खतरे की हल्की सी भावना महसूस की और उनका दिल थोड़ा जलता हुआ प्रतीत हुआ। बिजली का ब्लेड। नकुल शॉ ने एक हाथ से अपना हाथ स्वाइप किया और बिजली का एक छोटा ब्लेड तुरंत बाहर निकला जिसने ज्वलंत भाले को 2 भागों में काट दिया। इस बच्चे का हमला, गति और प्रतिक्रिया सभी बहुत मजबूत हैं। रूपक के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया क्योंकि उन्होंने दबाव महसूस किया। उन्होंने जो कौशल विकसित किया था उसका आग के साथ करीबी अनुकूलता थी और वह हमले में विशेषज्ञता रखता था। हालांकि उन्होंने जो भी किया वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं पाए। ये हमले में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत क्रोधित करने वाला था। श्वा, नकुल शॉ की आकृति अचानक 3 भागों में विभाजित हो गई। तीनों आकृतियां एक ही समय में रूपक की ओर कूदीं। उनकी गति बहुत तेज थी। एक मामूली 100 गज चौड़ा मंच ने तीनों को तुरंत रूपक को घेरने और उन पर हमला करने की अनुमति दी। तीनों एक जैसे हैं। रूपक का दिल ठंडा हो गया क्योंकि वह थोड़े ही समय में नहीं बता सके कि असली कौन था या नकली। झुलसा देने वाला सूर्य का विस्फोट। रूपक की सत्य आत्मा की क्यूई ने ज्वलंत लपटों की लहरें भेजी जो एक महल को धूल में बदलने के लिए काफी थीं। रूपक उनका मुकाबला नहीं है, वह वही है जिसे शुरुआत से ही दबाया गया है। सफ़ेद बालों वाली नियम ज्येष्ठ ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। नकुल शॉ ने ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की, लेकिन वह पहले से ही रूपक को व्यापक रेंज के हमलों के लिए सत्य आत्मा की विशाल मात्रा में क्यूई खर्च करने के लिए मजबूर करने में सक्षम हैं। प्राचीन वस्त्र पहने संरक्षक ने धीमा सिर हिलाया। पेंग पेंग पा। तीनों आकृतियों ने तुरंत हमला किया और आग की लहरों को तोड़ दिया। बाम। रूपक ने अपने मुंह से खून की एक धार पोंछी और देखा कि 2 आकृतियां गायब हो गईं और फिर पुकार उठे, तीनों में हमला करने की क्षमता है। नकुल शॉ ने अपनी यिन छाया लबादे की गुप्त तकनीक, यिन छाया प्रतिरूप का उपयोग किया था। जब किसी की साधना एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो यिन छाया प्रतिरूप केवल ध्यान भटकाने के लिए उपयोग नहीं किए जाते थे, वे हमला भी कर सकते थे। नकुल शॉ इस बार केवल इसे परीक्षण कर रहे थे। नकुल शॉ के पास कई शक्तिशाली खजाने हैं, लेकिन दुर्भाग्य से रूपक अभी भी उनकी आंख की रक्तवंशावली की सीमा का पता नहीं लगा सके। रक्त के बालों वाले जसवंत को थोड़ा खेद हुआ। उन्हें नकुल शॉ की आंख की रक्तवंशावली में रुचि थी। बिजली का पंजा। नकुल शॉ ने हवा को साफ किया और एक कई गज लंबा बिजली का पंजा गड़गड़ाहट की तरह नीचे गिरा। अच्छा, नहीं, रूपक मुश्किल से स्थिर खड़े हो पाए थे इससे पहले कि उन्होंने एक हावी और विनाशकारी बिजली की आभा को दौड़ते हुए महसूस किया और इसने उनके पूरे शरीर के शुद्ध बल और रक्त को भी कंपा दिया और सुन्न कर दिया। बिजली के पंजे में न केवल भयानक हमला शक्ति थी, बल्कि इसमें प्रतिद्वंद्वी को बंद करने और फंसाने की क्षमता भी थी। रूपक इससे बच नहीं सका और एक हथेली बाहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन बिजली का पंजा एक चूहे को झपटने वाले ईगल की तरह था। बाम। रूपक तुरंत पंजे से नीचे गिर गए और उनके बालों से धुआं निकलना शुरू हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बिजली के पंजे ने उन्हें नीचे गिराने के बाद ये फटा नहीं बल्कि तुरंत फीका पड़ गया। हुटिल्ड। उच्च पदस्थों ने सांस छोड़ी। अगर वह पंजा अभी फट गया होता तो रूपक को एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती।
खुशकिस्मती से नकुल शॉ बिजली के पंजे का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते थे। धन्यवाद। नकुल शॉ ने जमीन पर सुन्न पड़े रूपक को देखा, फिर मुस्कुराए और चले गए। अध्याय प्रमुख की ताकत अविश्वसनीय है। ये तो आपके करीब भी नहीं है। रूपक शर्मिंदा भाव से वापस चढ़ने में कामयाब रहे। उन्होंने अंततः समझा कि इस युवा ने महारानी माधुरी का अपहरण कैसे किया था, रविश को हराया था और अध्याय प्रमुख का खिताब धारण करने के साथ साथ 1000 जल क्षेत्र पर शासन भी किया था। जिस बात ने उन्हें तारांकन स्पीचलेस तारांकन कर दिया वह ये थी कि इस युवा की उम्र उनसे बहुत कम थी। पवित्र सत्य अजगर सभा की आयु सीमा 50 थी, इसलिए रूपक अभी भी भाग ले सकते थे। मनोरंजक। जसवंत ने प्रशंसा में तालियां बजाईं। यद्यपि उन्होंने नकुल शॉ की आंख की रक्तवंशावली शक्ति नहीं देखी, अंतिम बिजली का पंजा सत्य रहस्यमयी श्रेणी के नीचे के अधिकांश साधकों को परेशान करने के लिए पर्याप्त था। यह नकुल शॉ केवल 16 से 17 वर्ष की आयु का है, लेकिन उसके पास पहले से ही इतनी ताकत और स्थिति है। उसका भविष्य असीम है। उनके पास इस पवित्र सत्य अजगर सभा में शीर्ष 100 तक पहुंचने का मौका है और अगली सभा में महाद्वीप के प्रतिभाशाली के शिखर तक पहुंचने का मौका है। आयरन ब्लड रिलीजन के उच्च पदस्थ ने पुकार लगाए और कोई भी असहमत नहीं हुआ। नकुल शॉ ने अपनी शक्ति से पूर्व आरक्षित स्थान ले लिया था। बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे, जिसमें पवित्र सत्य अजगर सभा की अन्य प्रतिस्पर्धी हीना भी शामिल थीं। केवल नेहा आश्चर्यचकित नहीं थीं। वह हमेशा नकुल शॉ के साथ रही थीं और जानती थीं कि अध्याय प्रमुख ने जो ताकत प्रकट की थी वह केवल हिमखंड का सिरा थी। पूर्व आरक्षित स्थान की पुष्टि होने के बाद नकुल शॉ, रूपक, नेहा और हीना सभी कुछ दिनों बाद राजधानी की ओर जाने की तैयारी के लिए एक साथ चले गए। अध्याय प्रमुख नकुल शॉ, मैं आपकी ताकत का सम्मान करता हूं और देखता हूं कि रविश आपसे क्यों हारा। कैनोपी ग्रेट कंट्री में केवल राजकुमार प्रदीप ही आपके मुकाबले के हैं। रूपक ने गंभीरता से कहा। राजकुमार प्रदीप, वह मजबूत है। नकुल शॉ ने रुचि का एक भाव प्रकट किया। राजकुमार प्रदीप सत्य मानव श्रेणी के शिखर चरणों तक पहुंच चुके हैं और नंबर 1 सितारे हैं। वह पिछली बार शीर्ष 100 तक पहुंचे थे और उनकी रक्तवंशावली को महान देश में सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। अध्याय 328। हिम आत्मा का गोला। राजकुमार प्रदीप शाही परिवार के राजकुमार थे और उनके पास एक केंद्रित रक्तवंशावली थी जिसने दूसरों को पीछे छोड़ दिया था। साथ ही उनकी अपनी साधना सत्य मानव श्रेणी के शिखर चरण तक पहुंच चुकी थी और उन्हें तारों में पहला स्थान दिया गया था। युवा पीढ़ी में उच्चतम साधना और सबसे मजबूत रक्तवंशावली के साथ राजकुमार प्रदीप तारों में अद्वितीय हैं। जब रूपक ने राजकुमार प्रदीप का उल्लेख किया तो उनकी आंखें सतर्कता से भर गईं। वास्तव में उन्होंने सोचा कि यद्यपि नकुल शॉ मजबूत थे, फिर भी उनमें और राजकुमार प्रदीप में अंतर था। लेकिन चूंकि नकुल शॉ एक अध्याय प्रमुख थे और वह उनकी सीमाओं को नहीं देख सकते थे, इसलिए जल्दी निष्कर्ष निकालना अच्छा नहीं था। नकुल शॉ ने मन सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने इसे नोट कर लिया। नकुल शॉ पहले आयरन ब्लड रिलीजन के मुख्यालय में कुछ दिनों तक रहे और फिर उप पैट्रियार्क और उनके साथियों के साथ राजधानी की ओर प्रस्थान करेंगे। एक अमर से मुलाकात। पहली रात उप पैट्रियार्क ने नकुल शॉ को बुलाया। शांत महान हॉल में केवल रक्त के बालों वाले जसवंत और नकुल शॉ अकेले थे। नकुल शॉ, तुम्हारी ताकत और विकास ने मेरी अपेक्षाओं को पार कर लिया है। इस बार की पवित्र सत्य अजगर सभा तुम्हारे लिए एक महान सौभाग्य है। अगर तुम्हारा भाग्य बहुत बुरा नहीं है तो तुम शीर्ष 100 में जगह बना सकते हो। जसवंत ने मंद मुस्कान दी। शीर्ष 100। नकुल शॉ थोड़े ठहरे। ये वह आदर्श स्थान नहीं था जो वह चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि शीर्ष 100 एक बड़ा अंतराल था। जिन्होंने शीर्ष 100 में जगह बनाई उन्हें सत्य अजगर प्रतिभाशाली नाम दिया गया और वे महाद्वीप के आशीर्वाद को इकट्ठा कर सकते थे। यदि वे पर्याप्त आशीर्वाद इकट्ठा करते हैं तो वे विरासत में प्रवेश कर सकते हैं। नकुल शॉ, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मध्य महाद्वीप का वरुण सत्य रहस्यमयी श्रेणी के शिखर चरणों तक पहुंच चुका है और उसने एक सत्य प्रभु श्रेणी के साधक को भी चुनौती दी है और लगभग उनसे बराबर की टक्कर ली है। पूर्वी महाद्वीप का दीपक एक जानवर नियंत्रक है जिसके आदेश के तहत 3 सत्य रहस्यमयी श्रेणी के जानवर हैं। उनमें से एक सींग वाला पृथ्वी ड्रैगन है, जिसकी युद्ध शक्ति एक सत्य प्रभु श्रेणी के साधक के करीब है। ये पवित्र सत्य सभा पिछली दर्जनों पीढ़ियों को पार करती है। जसवंत को लगा जैसे उन्होंने देखा कि नकुल शॉ शीर्ष 100 से संतुष्ट नहीं थे।
सत्य रहस्यमयी श्रेणी के शिखर पर साधना। एक सत्य प्रभु श्रेणी को चुनौती दी। नकुल शौ खुद को जुबान पर क्लक करने से नहीं रोक सके। उन्हें नहीं पता था कि राक्षसी प्रतिभाशाली से भरे इस युग में जन्म लेना भाग्य था या आपदा। पिछली पवित्र सत्य अजगर सभाओं में सत्य रहस्यमयी श्रेणी के विशेषज्ञों की संख्या कम थी और वे आमतौर पर केवल प्रारंभिक चरणों में होते थे। लेकिन इस युग में बहुत सारे आंखों को आकर्षित करने वाले प्रतिभाशाली थे जो आपस में टकरा गए। कोई नहीं जानता था कि वे गिर जाएंगे या एक चमकदार प्रकाश पैदा करेंगे। निश्चित रूप से हर चीज के उसके विपरीत होते हैं। जितने अधिक प्रतिभाशाली होंगे, सत्य अजगर आशीर्वाद उतना ही मजबूत होगा। भविष्यवाणी वंशों से खबर आती है कि स्वर्ग की विरासत के महाद्वीप से जुड़ने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। जसवंत ने आह भरी। नकुल शौ ने अपना सिर हिलाया। पैट्रियार्क, आप आराम कर सकते हैं। मैं पवित्र सत्य अजगर सभा में जो कुछ भी कर सकता हूं वह करूंगा। जसवंत के शिक्षण के बाद वह अपनी स्थिति जानते थे। निराश मत हो, तुम अभी भी युवा हो और पवित्र सत्य अजगर सभा की आयु सीमा 50 है। कई प्रतिस्पर्धी तुम्हारी उम्र से 2 गुने हैं और उन्होंने पिछली पवित्र सत्य अजगर सभाओं में भाग लिया है। जसवंत मुस्कुराए। उनके दृष्टिकोण से नकुल शौ का शीर्ष 50 तक पहुंचना सीमा थी। आखिरकार नकुल शौ युवा थे और उनकी साधना अभी भी अन्य महाद्वीपों के शीर्ष प्रतिभाशाली से कम थी। नकुल शौ शायद शीर्ष 20 में जगह नहीं बना पाएंगे और निश्चित रूप से उनके पास पहला स्थान के लिए कोई मौका नहीं था, लेकिन 10 साल बाद सब कुछ संभव था। जितने अधिक प्रतिभाशाली होंगे उतना ही बेहतर है क्योंकि यह अधिक विरासत को आकर्षित कर सकता है। नकुल शौ ने खुद को शांत किया। नकुल शौ को अपनी आंखों से विदा करते हुए जसवंत झिझके और एक कठिन निर्णय लेते हुए प्रतीत हुए। रुको, जसवंत ने अचानक उन्हें रोक दिया। नकुल शौ ने जिज्ञासा से पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने ये भी देखा था कि पैट्रियार्क के पास कुछ कहने के लिए था। मेरे साथ आओ। जसवंत ने नकुल शौ को गहराई से देखा इससे पहले कि महान हॉल की गहराइयों में मुड़ गए। नकुल शौ बिना किसी झिझक के करीब से पीछे चले गए। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके भाग्य को बदल देगी। कुछ गलियारों के बाद दोनों एक गुप्त हॉल में प्रवेश कर गए। एक सत्य मानव श्रेणी के विशेषज्ञ और कई शिखर सत्य मानव श्रेणी के विशेषज्ञ गुप्त हॉल में छिपे हुए थे। नकुल शौ अपनी देव की आध्यात्मिक आंख के बिना उन्हें महसूस नहीं कर पाते। गुप्त हॉल के कोने में एक सीढ़ी थी। सीढ़ी के पीछे चलते हुए नकुल शौ ने एक भारी आभा महसूस की। उनकी देव की आध्यात्मिक आंख झुकती हुई प्रतीत हुई जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो लेकिन जल्दी से शांत हो गई। सीढ़ी एक भूमिगत महल तक ले गई। तुम यहाँ हो और तुम एक युवा को लाए हो। एक कमजोर बूढ़ी आवाज भूमिगत महल से गूंजी। हालांकि वह आवाज कमजोर लग रही थी, ये सीधे उनकी मानसिक ऊर्जा में प्रवेश कर गई। नकुल शौ का दिल कस गया। व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा की आभा से इसने उनके द्वारा देखे गए किसी भी सत्य प्रभु श्रेणी को पार कर लिया था। भूमिगत महल में एक बैंगनी सोने का बिस्तर था जिस पर मोटी भौहों वाला एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उनकी त्वचा सूखी थी और उनसे कोई आभा नहीं आ रही थी। भाई लातूर लाल। जसवंत ऊपर गए और लापरवाही से उनका अभिवादन किया। मोटी भौहों वाले आदमी ने सवालिया आंखों से उनकी ओर देखा। ये जूनियर नकुल शौ सीनियर को प्रणाम करता है। नकुल शौ ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। उन्हें नहीं पता था क्यों लेकिन उनके सामने इस मोटी भौहों वाले सीनियर ने एक गहरी भावना दी जिसने उन्हें सहज रूप से अपनी देव की आध्यात्मिक आंख का उपयोग नहीं करने दिया। यहाँ तक कि एक समुद्र भी एक नदी से अनगिनत गुना बड़ा था। भाई लातूर लाल, वह इतिहास में रिलीजन में सबसे कम उम्र के अध्याय प्रमुख हैं और वह 1000 जल क्षेत्र पर शासन करते हैं। उन्होंने महारानी माधुरी का भी अपहरण किया, पवित्र सत्य अजगर सभा के लिए पूर्व आरक्षित स्थान लिया और मुझे प्रकाश और अंधेरे के पहिए को शिल्प करने में मदद की। जसवंत ने नकुल शौ की कहानियों को गर्व से बताया। आखिरकार नकुल शौ वह थे जिन्हें उनके द्वारा खोजा और बढ़ाया गया था। 16 से 17 साल की उम्र में एक अध्याय प्रमुख। अगर ये तुम नहीं होते तो मुझे ये हास्यास्पद लगता। मोटी भौहों वाले बुजुर्ग ने नकुल शौ को स्कैन किया और उन्होंने तुरंत देखा कि नकुल शौ की उम्र क्या थी। उन्होंने आश्चर्य से और करीब से देखा। बाढ़ झील शहर में वापस बाढ़ झील शहर के स्वामी जियूटियन ने भी देखा था कि नकुल शौ की आंख की रक्तवंशावली असामान्य थी। इस मोटी भौहों वाले बुजुर्ग के पास समान शक्ति थी,
लेकिन ये बाढ़ झील शहर के स्वामी और जसवंत की तुलना में और भी अधिक सटीक थी। एक बहुत ही अद्वितीय आंख की रक्तवंशावली और मानसिक ऊर्जा का मजबूत स्रोत। मोटी भौहों वाले बुजुर्ग ने नकुल शॉ को ऐसे देखा जैसे वह एक जैड का निरीक्षण कर रहे हों। सत्य रहस्यमय श्रेणी के तहत अधिकांश लोग नकुल शॉ के मुकाबले के नहीं हैं, लेकिन उनकी आंख की रक्तवंशावली अभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंची है। अन्यथा इस पवित्र सत्य अजगर सभा में उनके पास शीर्ष 50 या उससे भी बेहतर तक पहुंचने का मौका है। मुझे उम्मीद है कि भाई लातूर लाल उन्हें थोड़ा सिखाने में सक्षम होंगे, जसवंत ने समझाया। हे, क्या तुम्हारा मतलब मेरे लिए उन्हें सिखाना है या संसाधन देना है? मोटी भौहों वाले बुजुर्ग ने चिड़चिड़ापन से कहा, लेकिन उनकी आंखें अभी भी नकुल शॉ को घूर रही थीं। मानसिक ऊर्जा के दबाव की एक अदृश्य लहर अचानक हवा में गुजरी और नकुल शॉ को घेर लिया। नकुल शॉ ने अपने दिल को हिलते हुए महसूस किया और उन्होंने एक ऐसा दबाव महसूस किया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मोटी भौहों वाले बुजुर्ग ने केवल अपनी आभा का एक छोटा सा हिस्सा जारी किया था, लेकिन यह एक हाथी को कुचलने के लिए पर्याप्त लगता था। नकुल शॉ की बाईं आंख बर्फ नीले रंग में चमक उठी और उनकी बाईं आंख के आयाम के भीतर ठंडक का तालाब एक शीतलता का एहसास दे रहा था। मोटी भौहों वाले बुजुर्ग अंततः प्रभावित हुए। जब उन्होंने और गहराई से जांचा तो उन्हें एक अदृश्य ठंडी आभा ने अवरुद्ध कर दिया जिसने उनकी चेतना को भी जमा दिया। पवित्र सत्य अजगर सभा की शुरुआत में कितना समय है? मोटी भौहों वाले बुजुर्ग ने पूछा। लगभग 4 से 5 महीने, जसवंत ने उत्तर दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अगर तुम उसे 1 या 2 साल पहले यहाँ लाए होते तो स्थिति बहुत अलग होती। मेरी मदद से वह शीर्ष 10 में जगह बनाने में सक्षम होता। मोटी भौहों वाले बुजुर्ग ने खेद से कहा। वह केवल कुछ महीनों से आयरन ब्लड रिलीजन में शामिल हुआ है और पहले मेरी बहुत मदद की है। हम बस लड़ाई से पहले भाले को तेज करेंगे। नकुल शॉ की समझ काफ़ी उच्च होनी चाहिए, अन्यथा वह इस उम्र में ऐसे स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं होता। जसवंत ने उन्हें सफ़ेद आंख दी। आत्मा के उपहार, ठीक है, मोटी भौहों वाले बूढ़े आदमी ने लाचारी से आह भरी। श्वा, उन्होंने अपनी हथेली को पलटा और एक रहस्यमय बर्फ नीला क्रिस्टल दिखाई दिया। जब बर्फ नीला क्रिस्टल दिखाई दिया तो नकुल शॉ ने एक ठंडक को अपनी मानसिक ऊर्जा में रिसाव करते हुए महसूस किया और इसने उनकी देव की आध्यात्मिक आंख को भी झुकाया। यह बाहरी दुनिया का एक हिम आत्मा का गोला है और यह अत्यंत रहस्यमय है। गोले का मूल्य स्वयं उच्च नहीं है, लेकिन इसमें आत्मा के प्राचीन दाव के बारे में कुछ ज्ञान शामिल है, यद्यपि यह अधूरा है। मोटी भौहों वाले बुजुर्ग ने कुछ अनिच्छा से कहा। जसवंत अत्यंत आश्चर्यचकित थे। मोटी भौहों वाले बूढ़े आदमी ने बाहरी दुनिया का एक दुर्लभ खजाना नकुल शॉ को दिया था। संकेत मिलने के बाद नकुल शॉ ने हिम आत्मा का गोला ले लिया। उपपैट्रियार्क की प्रतिक्रिया से ये देखना कठिन नहीं था कि यह वस्तु दुर्लभ थी। श्वा, मोटी भौहों वाले बुजुर्ग ने भावहीन होकर एक प्राचीन पुस्तक निकाली जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। अंधेरी आंख का अधूरा पृष्ठ। जसवंत ने आश्चर्य से पुकार लगाई जब उन्होंने मोटी भौहों वाले बूढ़े आदमी को अविश्वास में देखा। यह सीनियर आप? नकुल शॉ ने घबराकर हिम आत्मा का गोला और अंधेरी आंख का अधूरा पृष्ठ लिया। ये पहला समय था जब उन्होंने मोटी भौहों वाले बुजुर्ग को देखा था और यह उपपैट्रियार्क के संबंध के माध्यम से था। इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजें दिए जाने पर उन्हें असहजता महसूस हुई। नकुल शॉ के भाव को देखते हुए मोटी भौहों वाले बुजुर्ग ने मंद मुस्कान दी। सब कुछ तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। अगर तुम वास्तव में मुझे चुकाना चाहते हो तो पवित्र सत्य अजगर सभा में शीर्ष 20 तक पहुंचो, और अगर तुम कुछ जीवन का अमृत, जीवन बहाल करने वाली गोलियां या समान जीवन वस्तुएं प्राप्त करने में सक्षम होते हो तो मैं अत्यंत आभारी होऊंगा। ये जूनियर अपनी पूरी कोशिश करेगा। नकुल शॉ बुजुर्ग के हाथ के इशारे से पीछे हट गए। नकुल शॉ की आकृति को अपनी आंखों से विदा करते हुए भूमिगत महल में केवल जसवंत और बुजुर्ग ही बचे थे। बड़े भाई, तुमने हिम आत्मा का गोला उसे दे दिया। क्या पिछला मालिक शून्य देव क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं था? और वह अंधेरी आंख का अधूरा पृष्ठ महाद्वीप में एक निश्चित तकनीक थी जिसे तुम भी समझने में सक्षम नहीं थे। तुम्हें लगता है कि वह सक्षम है? जसवंत ने जिज्ञासा से पूछा। वह नकुल शॉ को यहाँ इस उम्मीद में लाए थे कि भाई लातूर लाल नकुल शॉ की मदद करेंगे, लेकिन यह मदद इतनी बड़ी थी कि जसवंत को भी दर्द हुआ। हिम आत्मा का गोला का मूल्य उच्च नहीं है।
बस इतना है कि इसमें आत्मा के दाव का कुछ सार शामिल है और यह शायद शून्य देव क्षेत्र के उस राजा द्वारा ले जाया जाने वाला एक मामूली वस्तु थी। मैं वह नहीं हूं जो आत्मा के दाव में प्रशिक्षण लेता हूं, इसलिए यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नकुल शॉ ने अपनी आंख की रक्तवंशावली खोली, तो गोला इसे महसूस करता प्रतीत हुआ, जैसे कि यह भाग्य में था।